आ गए नया ड्रामा देखने। तो अब ये इमेजिन करो, हर एक दिन उसे स्कूल जाते समय घेर लिया जाता है, बिना किसी वजह के उसे बुरी तरह पीटा जाता है। नहाने जाता है, नहीं, वहाँ भी सुरक्षित नहीं। फिर से हमला होता है, सड़क पर शांति से चल रहा होता है, अपने काम से मतलब रखता है, और स्कूल के बदमाश गिद्धों की तरह टूट पड़ते हैं। तुम्हें लगेगा कि वो हार मान लेगा और स्कूल छोड़ देगा, है ना? नहीं, ये लड़का कुछ और ही मिट्टी का बना है। उसके दिल में आग जल उठती है और वो तय करता है कि वो अकेले ही इन बदमाश को खत्म करेगा। और सुनो, उसके पास कोई पहाड़ों में रहने वाला बूढ़ा गुरु नहीं है जो उसे ट्रेनिंग दे। ये लड़का खुद से सब करता है। हर सुबह वो उठता है और 30 किलोमीटर दौड़ता है। ये लगभग एक मैराथन है, सिर्फ दिन शुरू करने के लिए। फिर वो 5 घंटे रस्सी कूदता है। उसके बाद वार्म अप के लिए कुछ 1000 पुशअप्स करता है। और लड़ना कैसे सीखता है? यूट्यूब से। वो खुद को कैपोएरा और कराटे का मिला जुला रूप सिखाता है। हाँ, वो अपनी खुद की खतरनाक मार्शल आर्ट बना रहा है ताकि कोई उसे रोक न सके। मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एक हफ्ते बाद, एक ही हफ्ते में ये लड़का 3 स्कूलों का राजा बन जाता है। वो उन बदमाश बॉसों को मिट्टी में रोता हुआ छोड़ देता है। लेकिन सुनो, सबसे खतरनाक दुश्मन जिसका उसे सामना करना है, वो सच में एक पागल इंसान है। तो सवाल ये है कि इस बच्चे को इतनी जबरदस्त हिम्मत कहाँ से मिलती है, और ये आखिरी बॉस बदमाश कितना डरावना है? ये जानने के लिए तुम्हें इस शानदार स्कूल ड्रामा टोंग मेमोरीज को देखना होगा। तो कहानी में हम इस लड़के जोंग वू से मिलते हैं। वो अपनी माँ के साथ ग्रेजुएशन की तस्वीरें खिंचवा रहा है। उसकी माँ उसे बताती है कि वो बिजी है और उसे बाद तक इंतजार करने को कहती है। लेकिन जोंग वू खुश नहीं होता। वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और अपने दोस्त से मिलता है जो पहले से ही मजाक कर रहा होता है। जोंग वू चाहता है कि सब मिलकर एक ग्रुप फोटो लें यादों के लिए। तभी एक और लड़का हयांग यू अपने फोन पर किसी को परेशान करने ही वाला होता है कि अचानक एक कार आकर रुकती है। वो युनजू है, जोंग वू की गर्लफ्रेंड, और वो उन लड़कों की भी दोस्त है। सब उदास हो जाते हैं क्योंकि ये एक दौर का अंत है। आज के बाद सब अलग अलग रास्तों पर चले जाएंगे। जोंग वू और दू हयान असल में एक ही स्कूल में जा रहे होते हैं। पहले दिन दू हयान को लगता है कि सब शांति और प्यार से भरा होगा। वो जोंग वू की क्लास में जाता है और कहता है, ये स्कूल तो बहुत दोस्ताना लोगों से भरा है, मुझे स्कूल की हिंसा से बहुत नफरत है। और जैसे ही वो ये कहता है, एक लड़का आकर बोलता है, मेरी सीट से उठ जाओ। दू हयन बस कहता है नहीं और वहां से चला जाता है। क्लासरूम के बाहर एक नया छात्र युंग बुरी तरह पीटा जा रहा होता है। लेकिन इतनी मार खाने के बाद भी वो खड़ा होता है और कहता है, बस इतना ही, स्कूल के बदमाश, तुम तो किसी छोटी लड़की की तरह मारते हो। तभी अचानक युंग एक मुक्का मारता है और बदमाश वहीं ढेर हो जाता है। वो हिल भी नहीं पाता। वो बस हल्की सी मुस्कान देता है और खून धोने चला जाता है। बाद में युंग टीयू से कहता है, मैंने सुना है कि एक फ्रेशमैन है जो लड़ाई में जीनियस माना जाता है, नाम है जोंग वू। क्या तुमने यहाँ आने से पहले उसके बारे में कुछ पता किया? हान पियो बताता है कि वो एक दिग्गज मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंट का बेटा है। उसे कोरियन ब्रूस ली कहा जाता है। वो इतना तेज है कि तुम उसे हिलते हुए भी नहीं देख पाओगे और तुम बेहोश हो जाओगे। कहते हैं कि वो बिना पसीना बहाए 100 लोगों से लड़ सकता है। मतलब जोंग वू को लड़ाई की ट्रेनिंग मिली है और वो किसी से डरता नहीं है। ये सुनकर युंग टी हंसता है और कहता है, क्या तुम उसके पब्लिसिटी मैनेजर हो? तुम तो अटक के बोल रहे हो, मैं उसे कुचल दूंगा। फिर अपनी मर्दानगी दिखाते हुए युंग टी अपने छोटे से गैंग को लेकर जोंग वू को ढूंढने निकलता है ताकि दूसरे फ्रेशमैन को दिखा सके। आगे चल रहा मोटा सा लड़का एक बहुत मोटे आदमी की ओर इशारा करता है जो भुना हुआ सुअर का मांस खा रहा होता है। युंग टी मजाक उड़ाते हुए कहता है, तू जोंग वू से ज्यादा किसी सुअर जैसा लगता है। वो लड़ाई करने ही वाला होता है कि हान पियो आकर बताता है कि ये वो नहीं है। असल में जोंग वू पास ही बैठा होता है, बिना किसी डर के। वो युंग टी को देखता भी नहीं। ये देखकर युंग टी गुस्से में हाथ उठाने लगता है, लेकिन दू हयन बीच में आकर उसे रोकता है। वो पूरी ताकत से धक्का देता है, लेकिन युंग टी का हाथ हिल भी नहीं पाता। युंग टी कहता है, तू बस एक छोटा सा कीड़ा है, चोट लगने से पहले यहाँ से निकल जा। जैसे ही वो ये कहता है, जोंग वू उसकी टांग झाड़ देता है और युंग टी जोर से जमीन पर गिर जाता है। वो उठकर कहता है, आज सुबह फर्श किसने साफ किया था? बहुत फिसलन है। फिर वो खड़ा होकर कहता है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। अगर तुम उदार बनोगे तो मैं भी उदार बनूंगा। मतलब साफ है, अगर लड़ाई चाहिए तो लड़ाई मिलेगी। जोंग वू मान जाता है। सब लोग स्कूल के जिम में जाते हैं और उनके लिए जगह खाली कर देते हैं। दू हयन नहीं चाहता कि जोंग वू लड़े, इसलिए वो खुद कूद पड़ता है और युंग टी पर हमला करता है। वो लगातार घूंसे मारता है और फिर उसे जमीन पर गिरा देता है। हान पियो भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जोंग वू उसे वहीं रोक देता है और उसके चेहरे पर मुक्का मारकर कहता है कि ठीक से लड़ो। दू हयन और युंग टी के बीच लड़ाई जारी रहती है। युंग टी सिर से टक्कर मारता है, फिर दू हयन को जमीन पर पटक देता है और खुद पर खुश होता है। लेकिन जैसे ही वो आखिरी लात मारने वाला होता है, उसके घुटने पर जोर की लात पड़ती है और वो चिल्ला उठता है। दू हयन फिर से उसे मारने लगता है तो युंग टी दू हयन को उठाकर बहुत जोर से जमीन पर पटक देता है। तभी जोंग वू दोनों को रोकता है और कहता है, टीचर आ रहे हैं। युंग टी बहुत गुस्से में होता है, लेकिन उसे जाना पड़ता है। वो कहता है कि क्लास के बाद उनसे मिलेगा। तभी एक मशहूर छात्र म्योंग वा आता है। उसने पिछले साल इतना अच्छा किया था कि स्कूल ने उसे रोल मॉडल बनाने के लिए साल दोहराने को कहा है। प्रिंसिपल कहता है, अगर इस साल फिर से लड़े या पढ़ाई में खराब किया तो मैं तुम्हारी मार्कशीट जला दूंगा और तुम्हें घर भेज दूंगा। म्योंग वा कुछ नहीं कहता, बस घमंड से ठीक है कहता है और चला जाता है। पता चलता है कि वो स्कूल के 3 बड़े बदमाशों में से एक है। कोई भी उसके पास जाने या 10 फीट के अंदर आने की हिम्मत नहीं करता। म्योंग वा और उसके 2 साथी
लेफ्टिनेंट हैं और डोंग मिन नाम का एक मोटा लड़का हंटर गैंग का बॉस है। वे छात्रों को डराते हैं और उनसे सुरक्षा के नाम पर पैसे वसूलते हैं। उस दिन क्लास के बाद जोंग वू और दू हायन बिल्कुल नहीं डरते। वे योंग टी और हान पियो को ढूंढने निकल पड़ते हैं। बहुत सारे छात्र वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि लड़ाई पर सट्टा लगाने के लिए भी, ताकि मजा और बढ़ जाए। हंटर गैंग के तीनों लीडर ऊपर से सब कुछ देख रहे होते हैं। जोंग वू कहता है, चिंता मत करो, मैं इसे तमीज सिखाऊंगा। इसके बाद 1 to 1 की लड़ाई शुरू हो जाती है। यांग टी जोश में आकर झपट्टा मारता है, लेकिन एक भी मुक्का नहीं मार पाता। जोंग वू बस बचता रहता है, इधर उधर घूमता है और उसे बेवकूफ बना देता है। यांग टी गिरकर जमीन पर बैठ जाता है। वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन जोंग वू उसके जूते पर पैर रख देता है और बिजली की रफ्तार से लगातार मुक्के मारता है, जिससे यांग टी सिर्फ घूंसे ही खाता रह जाता है। आखिर में जोंग वू उसके चेहरे पर घुटना मारता है और यांग टी वहीं सबके सामने बेहोश हो जाता है। म्योंगवा कहता है, वो लड़का ऐसा नहीं है जिससे पंगा लिया जाए। यूटू हंसकर कहता है, क्या तुम उससे डर गए हो? उन दोनों की बहस के दौरान गैंग का सरदार डोंग मिन को एक आइडिया आता है। वो कहता है, इसे गैंग में शामिल कर लेते हैं और कर्ज वसूलने का काम दे देते हैं, इससे हम और ज्यादा पैसा कमाएंगे। नीचे यांग टी होश में आता है और देखता है कि हान पियो को छोड़कर सब चले गए हैं। वो जोंग वू और दू हायन के पीछे भागता है और अचानक उनके गले लग जाता है, जैसे वे उसके सबसे अच्छे दोस्त हों। उनसे बुरी तरह चिपक जाता है, फिर कहता है, अगर हम लड़े नहीं तो दोस्त नहीं बन सकते। मुझे लगता है मुझे तुम लोग पसंद आ गए हो। जोंग वू और दू हायन समझ नहीं पाते कि क्या कहें और उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब वे स्कूल से बाहर निकल रहे होते हैं तो हंटर गैंग उनका इंतजार कर रही होती है, चींटियों की तरह ठसाठस भरी हुई। चारों लड़के सीधे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूटू उन्हें रोक लेता है। बॉस डोंग मिन कहता है, हम हंटर गैंग हैं, अगर तुम हमारे साथ जुड़ जाओ तो तुम्हें प्रोटेक्शन मनी नहीं देनी पड़ेगी और जो पैसा हम लोगों से वसूलते हैं उसका 10% तुम्हें मिलेगा। डोंग मिन को लगता है कि जोंग वू तुरंत मान जाएगा और हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन जोंग वू बस कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? इसके बाद चारों हंसते हैं और वहां से चले जाते हैं, जिससे हंटर गैंग गुस्से से भर जाती है। वो इस बेइज्जती को यूं ही नहीं छोड़ सकते। डोंग मिन तुरंत इमरजेंसी गैंग मीटिंग बुलाता है। सभी मेंबर्स को मैसेज मिल जाता है और उन्हें नींद में होने के बावजूद भागकर मीटिंग की जगह पहुंचना पड़ता है। वहां पहुंचते ही डोंग मिन हर एक को मुक्का मारता है कि उन्होंने हालात काबू में नहीं रखे और जोंग वू व यांग टी को हंगामा करने दिया। फिर वो सबको काम बांटता है। यूटू 6 लोगों को लेकर यांग टी को निपटाने जाएगा। म्योंगवा 15 लड़कों के साथ दू हायन को ढूंढेगा और डोंग मिन खुद जोंग वू को संभालेगा। सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। लगता है लड़ाई ना करने से दोस्ती हो जाती है, इसलिए जोंग वू और दू हायन दिल के बड़े हो जाते हैं और यांग टी व हान पियो को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। दू हायन पूछता है, ये लोग कौन है जो खुद को बहुत बड़ा समझते हैं? यांग टी बताता है, ये सीनियर है जो सभी छात्रों से नाश्ते और इंटरनेट कैफे के पैसे वसूलते हैं। यहाँ ये आम बात है, इसलिए कोई भी इनके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता। आज रात हम ऐसे जा रहे हैं, वहाँ मैं और बताऊंगा। इतना कहकर हान पियो उठकर चला जाता है, लेकिन हंटर गैंग का एक सदस्य सब कुछ सुन लेता है और तुरंत बॉस डोंग मिन को बता देता है। उस रात दू हायन अपनी फुर्ती की वजह से सबसे पहले मिलने की जगह पहुंच जाता है। जैसे ही वो बाथ हाउस में कदम रखता है, हंटर गैंग वहां आ जाती है। मालिक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उनमें से एक उस पर चिल्ला देता है। थोड़ी खोजबीन के बाद म्योंगवा सामने दुश्मन को देख लेता है। दू हायन समझ जाता है कि क्या हो रहा है। वो तुरंत लाते चलाने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और अगर तंग जगह में वो घिर गया तो बचना मुश्किल होगा। इसलिए दू हायन चलते चलते लाते मारता है, दाएं बाएं लोगों के दांत तोड़ता जाता है। उसने बचपन से कैपोएरा की प्रैक्टिस की है, इसलिए वो ज्यादातर पैरों से ही हमला करता है। दू हायन बहुत फुर्तीला है। फर्श फिसलनी होने के बावजूद वो बहते पानी की तरह चलता है। गलती से उसे एक लात लगती है, लेकिन वो तुरंत उठता है और बिना सोचे एक आदमी के सिर पर बाल्टी दे मारता है। वो आदमी सोच रहा था कि उसे आसान शिकार मिला है, लेकिन वो जल्द ही ढेर हो जाता है। जब और कोई उठता नहीं दिखता तो म्योंगवा आखिरकार खुद उतरता है। वो पानी में उतरकर लड़ाई शुरू करता है। दू हायन थका हुआ होता है, लेकिन म्योंगवा अभी भी ताजा होता है और लगातार हमला करता रहता है। दोनों एक साथ एक चाल चलते हैं, एक दूसरे के चेहरे पर लात मारते हैं और पीछे गिर जाते हैं। उसी समय जोंग वू वहां आ रहा होता है। वो देखता है कि 2 हंटर गैंग के लोग उसका रास्ता रोक रहे हैं। वो भीड़ वाली जगह में लड़ना नहीं चाहता, इसलिए एक संकरी गली में मुड़ जाता है। अचानक लाइट चली जाती है। लाइट कुछ बार जलती बुझती है और कुछ लोग उसके सामने आ जाते हैं। उसे पीछे हटने नहीं देते और गली पीछे से भर जाती है। ये डोंग मिन और उसके लोग होते हैं जो गैंग में शामिल होने से इनकार करने की सजा देने आए हैं। लेकिन जोंग वू डरा नहीं होता। वो तुरंत आगे बढ़ता है और मुक्के बरसाता है। लोगों को वहीं ढेर करता जाता है। 1 मिनट 30 सेकंड
से भी कम समय में गैंग के सदस्य पूरी गली में पड़े होते हैं और सिर्फ डोंग मिन खड़ा रह जाता है। जो डोंग मिन पहले खुद को बहुत ताकतवर समझता था, अब जोंग वू जैसे माहिर फाइटर के सामने वो बुरी तरह डर जाता है। जोंग वू पूरी ताकत से नहीं जाता, वो बस उसे नाक पर एक मुक्का मारता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दू हायन और म्योंग वह अभी भी लड़ रहे होते हैं, लेकिन दू हायन अब बढ़त बना लेता है और एक ऊंची किक मारता है जिससे म्योंग वह जमीन पर गिर जाता है। म्योंग वह फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दू हायन उसका पैर पकड़ लेता है और उसे दूसरे पैर पर जमा देता है। फिर वो चेहरे पर जोरदार घुटना मारता है जिससे वो पूरी तरह बेहोश हो जाता है। युंगटी खुद वहां जाने की तैयारी करता है। वो सड़क पार करने ही वाला होता है कि एक कार उसे लगभग टक्कर मार देती है। किसी मुसीबत में ना पड़ना चाहकर वो पैदल चलने वाले अंडरपास से जाने का फैसला करता है। तुरंत कुछ लड़के उसके पीछे अंदर आ जाते हैं, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता है, यहाँ से निकल जाओ नहीं तो पिट जाओगे। लेफ्टिनेंट यूटू जवाब देता है, बड़ी सख्त बातें कर रहा है। तुरंत ही वे सब फैलकर घेराबंदी कर लेते हैं। मुझे नहीं पता इसका क्या अंजाम होगा, लेकिन शर्म से मरने से अच्छा है इज्जत से जीना। इतना कहकर युंग हमला करता है। वो एक लड़के के पैर पर किक मारता है और दूसरे के चेहरे पर मुक्का। उसका हेडबट भी बेहद असरदार होता है। आगे पीछे की लड़ाई में युंगटी इनो का मुकाबला कर लेता है, लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास में आकर वो ज्यादा देर टिक नहीं पाता। उसे अपना सिर ढकना पड़ता है क्योंकि वे उसे लातों और घूंसों से मारते हैं। वार करने से पहले ही वो संख्या के आगे दब जाता है। यूटू खुश नजर आता है, इसलिए वो मुस्कुराता है। उसे अंदाजा नहीं होता कि एक स्कूटर पर बैठा लड़का सीढ़ियों से नीचे आ रहा है। वो तेजी से सीढ़ियों से उतरता है और गिरोह के 2 सदस्यों को टक्कर मारता है। उनकी टांगें टूट जाती हैं। अपने दोस्त के आ जाने से हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। 2 बनाम 3 इनके लिए कुछ भी नहीं होता। 5 लड़के जमीन पर पड़े होते हैं। इसके बाद यूटू खुद आगे बढ़ता है। वो दोनों से अकेले लड़ना चाहता है, लेकिन हानपियो को ये पसंद नहीं आता। युंगटी मुस्कुराता है और यूटू के साथ आमने सामने की लड़ाई में कूद पड़ता है। वे एक दूसरे को पकड़ते हैं, फिर धक्का देकर अलग होते हैं और घूंसे बदलने लगते हैं। तो मुझे मारो, मैं तुम्हें मारूंगा, देखते हैं किसे ज्यादा दर्द होता है। यूटू घूंसे बरसाता है। युंग कहता है, मैं डरता नहीं हूँ। दोनों बराबरी के और जिद्दी होते हैं। आखिरकार वे एक दूसरे का कॉलर पकड़ लेते हैं और युंगटी अचानक अपना खास हेडबट मारता है। चिल्लाते हुए कहता है कि मान लो मुझे रोका नहीं जा सकता, जिससे यूटू गिर जाता है। युंगटी पक्का करने के लिए उस पर एक और वार करता है। वे लड़ाई जीत जाते हैं, लेकिन दोनों बुरी तरह थक चुके होते हैं। हानपियो अपने दोस्त को कंधे पर उठाकर सीधे नहाने वाले घर ले जाता है ताकि आराम कर सके। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि दू हाइन भी चोटों से भरा है। तब उन्हें समझ आता है कि उन सब पर एक साथ हमला हुआ था। जोंग वू को ना देखकर वे चिंता करने लगते हैं और उसे फोन करते हैं। जब कॉल का कोई जवाब नहीं मिलता तो दू हाइन और युंगटी समझ जाते हैं कि वो मुसीबत में है और तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। अचानक एक बड़ी मोटरसाइकिल आती है। उस पर जोंग वू और खूबसूरत युंजू होते हैं। डोंग मिन को पीटने के बाद उसने युंजू को बुलाया था कि वो उसे लेने आ जाए। युंजू अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ करती है और कहती है कि जब जोंग वू हरकत में आता है तो देखने वाले हैरान रह जाते हैं। युंजू को जोंग वू से फ्लर्ट करते देख दू हाइन थोड़ा नाराज सा हो जाता है। अगले दिन स्कूल में ये खबर फैल जाती है कि जोंग वू ने हंटर गैंग के बॉस को हरा दिया। छात्र कह रहे होते हैं कि उसने अकेले 30 लोगों को पीट दिया। वाकई गजब की बात। कहा जाता है कि बाकी 3 गैंग लीडर इतने डर गए कि उन्होंने चेहरा दिखाने की हिम्मत भी नहीं की। जोंग वू को पता नहीं होता, लेकिन पास खड़ा दू हाइन ये सब सुन लेता है। उसे बुरा लगता है क्योंकि उसने भी जमकर लड़ाई की थी, पसीना बहाया था, लेकिन कोई उसका नाम तक नहीं लेता। इससे उसके मन में जलन पैदा हो जाती है। जब दू हाइन जोंग वू की क्लास के पास से गुजरता है तो वो अपनी नाराजगी साफ दिखाता है, जिससे जोंग वू उलझन में पड़ जाता है कि आखिर हुआ क्या है। सोचने के बाद दू हाइन समझता है कि सब जोंग वू को ही प्रतिभाशाली मानते हैं, जबकि वो खुद को भी उतना ही काबिल समझता है, लेकिन उसे कोई पहचान नहीं मिलती। अगले ब्रेक में जोंग वू खुद दू हाइन को ढूंढकर पूछता है कि क्या बात है, लेकिन दू हाइन गुस्सा हो जाता है और उठकर चला जाता है। दोनों ऐसे एक दूसरे के पास से गुजरते हैं जैसे कभी मिले ही ना हो। कुछ सोच विचार के बाद अगले दिन दू हाइन आखिरकार माफी मांगता है और कहता है, मैं कभी कभी ऐसा ही हो जाता हूँ। ये सुनकर जोंग वू को तसल्ली होती है। लड़ाई के बाद हंटर गैंग की इज्जत को नुकसान पहुंचता है और वसूली का पैसा कम आने लगता है। गैंग लीडर डोंग मिन दूसरे स्कूल के एक बड़े ताकतवर ताइयो से मदद मांगता है। ताइयो का रूप बहुत डरावना है और उसने हाल ही में छुट्टी पाए 2 स्पेशल फोर्स सैनिकों को हरा दिया था जो घर भागने की कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, ताइयो एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर का छोटा भाई है जिसे एशिया की सबसे मजबूत बाह और एक ही वार में नॉकआउट करने के लिए जाना जाता है। उसका बड़ा भाई पहले गैंगस्टर था, लेकिन अब उसने नई राह पकड़ ली है और समाज सेवा करता है, लेकिन छोटा भाई अब भी बुराई के रास्ते पर चलता है। इसी वजह से स्कूल के कई छात्र उसकी गैंग में शामिल हो जाते हैं, जिससे वो बुसान में बहुत ताकतवर बन जाती है। हैरानी की बात यह है कि युंजू और उसकी हाई स्कूल की दोस्त भी इसी गैंग में लीडर के रूप में शामिल है। हालांकि ताइयो की एक बहुत अजीब आदत है। वो अपने सिर को गीले तौलिए से पोंछता है और फिर अपने गैंग के सदस्यों से उसी तौलिए से दोबारा पोंछने को कहता है। जब यह खबर फैलती है कि लोकल बदमाश डोंग मिन को एक फ्रेशमैन ने पीट दिया तो सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन जैसे ही जोंग वू का नाम लिया जाता है, युनजू तुरंत खड़ी हो जाती है और कहती है कि वो इस मामले में शामिल नहीं होगी। ये जानते हुए कि हायांग यू पहले जोंग वू की अच्छी दोस्त हुआ करती थी, ताइयो तुरंत एक चालाक योजना सोचता है। वो एक पढ़े लिखे गैंगस्टर की तरह चश्मा पहनता है और कहता है, जापान कोरिया पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन हमेशा कहता है कि वो हमारे
हमारे देश की मदद करेगा, इसलिए हम हंटर गैंग की मदद करेंगे, लेकिन असल में हम उनका इलाका अपने कब्जे में ले लेंगे। ये कहने के बाद वो हयांग यू को जोंगवू तक चुनौती पहुंचाने का काम देता है। स्कूल में वापस यांग टी जोंगवू से कहता है कि वो डोंगमिन की हंटर गैंग को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, लेकिन जोंगवू की सोच अलग होती है, ज्यादा दोस्त कम दुश्मन। इसलिए वो दोनों लेफ्टिनेंट से गंभीर बातचीत करने जाता है। थोड़ी देर बाद वे दोनों खुद ही अच्छा बनने का फैसला करते हैं और बुराई छोड़ देते हैं। वे हंटर गैंग छोड़कर जोंगवू के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। सब लोग ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे पहले की लड़ाई कभी हुई ही नहीं और सबका मूड अच्छा रहता है। अचानक दू हायान को हयांग यू का मैसेज आता है, जिसमें वो आज रात उसे और जोंगवू को मिलने के लिए बुलाती है। थोड़ी देर बाद तीनों तय जगह पर मिलते हैं। हयांग यू कहती है, मेरे स्कूल का किंग ताई यो अगले वीकेंड तुम दोनों से हिसाब चुकता करना चाहता है। वो बहुत ताकतवर है और उसकी गैंग भी बहुत बड़ी है, इसलिए मुझे डर है कि तुम लोग उनसे लड़ नहीं पाओगे। मैं कोई बहाना बनाकर लड़ाई में नहीं आऊंगी। जोंगवू जवाब देता है, तुम आकर मुझे उसे पीटते हुए देख सकती हो। वहां से जाने के बाद दोनों टिकबाब खाने चले जाते हैं। फिर दू हायान कहता है, हमें उनसे लड़ने के लिए थोड़ा वजन बढ़ाना चाहिए। उसी समय युनजू कॉल करती है और जोंगवू को सावधान रहने के लिए कहती है, क्योंकि ताइयो से निपटना आसान नहीं है। ये कहकर वो फोन काट देती है और अपनी बहनों के ग्रुप को लेकर अगले स्कूल में महिला गुंडों की एक गैंग से लड़ने चली जाती है। अगले दिन दू हायान और उसके भाई ताइयो की गैंग से लड़ने के लिए नए लोगों को भर्ती करने जाते हैं, लेकिन जैसे ही लोग ताइयो का नाम सुनते हैं, सब डर के मारे पीछे हट जाते हैं और जुड़ने की हिम्मत नहीं करते। जोंगवू को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा। उसे हमेशा संख्या से ज्यादा गुणवत्ता पर भरोसा रहता है, इसलिए कौन उसका साथ देता है और कौन नहीं, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समझते हुए कि सब लोग ताइयो की ताकत से डरे हुए हैं, दू हायान जानता है कि ये एक दुर्लभ मौका है। अगर कोई उसे हरा देता है तो वो जरूर मशहूर हो जाएगा और हजारों फैन उसके पीछे होंगे। उस वक्त जोंगवू इतिहास बन जाएगा। इसी सोच में दू हायान उस रात सो नहीं पाता। वो ताइयो की गैंग के लीडर को हराने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करने का फैसला करता है। स्वास्थ्य के साथ सब कुछ मिलता है, इसलिए सबसे पहले फिटनेस जरूरी है। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले दू हायान 30 किलोमीटर दौड़ लगाता है, 5 घंटे रस्सी कूदता है और शरीर को गर्म करने के लिए 1000 पुशअप्स करता है। बिना गुरु के कुछ भी नहीं सीखा जा सकता, इसलिए दू हायान यूट्यूब पर एक मार्शल आर्ट्स टीचर ढूंढता है, जिससे वो कराटे और ब्राजीलियन कैपोएरा का मिक्सचर सीखता है। अब उसका पूरा दिमाग बस ट्रेनिंग में लगा रहता है। वो न सिर्फ घर की छत पर अभ्यास करता है, बल्कि क्लास में भी सीखता रहता है। ऊपर बैठा उसका दोस्त सिर्फ अपनी कुर्सी के नीचे कंपन महसूस करता है और शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता। दू हायान रात में भी ट्रेनिंग करता है, ताकि दिन में जो पूरा न हो पाया उसकी भरपाई हो सके। कैपोएरा में पैरों की ताकत ज्यादा इस्तेमाल होती है, इसलिए किक्स बहुत अहम होती हैं। इसके अलावा कराटे की घूमती हुई किक को जोड़ने से ये और भी असरदार हो जाता है। काफी समय और मेहनत से कुछ भी संभव है। दू हायान जल्दी ही मार्शल आर्ट्स की चालें सीख लेता है और कम समय में उन पर महारत हासिल कर लेता है। आखिरकार लड़ाई का दिन आ जाता है। दोनों पक्ष एक छोड़ी हुई फैक्ट्री में मिलते हैं, ताकि किसी को इस बारे में पता न चले। ताइयो की गैंग पूरी ताकत के साथ वहां होती है और मोटा डोंगमिन भी अपने दुश्मनों को पिटते देखने आया होता है। लेकिन जब जोंगवू का ग्रुप पहुंचता है तो डोंगमिन का मुंह खुला रह जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसके दोनों लेफ्टिनेंट्स म्योंगवा और यू बिना बताए उसे धोखा दे चुके हैं। जख्म पर नमक छिड़कते हुए दोनों झुककर उसे सलाम करते हैं और फिर चुनौती के तौर पर उसे बीच की उंगली दिखाते हैं। डोंगमिन के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर सब लोग हंसने लगते हैं और माहौल मजेदार हो जाता है। जोंगवू को छोटा देखकर ताइयो कहता है, कितना प्यारा है, जब तुम्हारे लोग काफी संख्या में आ जाएं तब बताना, ताकि हम सही से लड़ सके। ये सुनकर जोंगवू आगे बढ़ता है और कहता है, मैं तुम सबको अकेले ही संभाल लूंगा। तब ताइयो हयांग यू को बुलाता है ताकि वो अपने पुराने दोस्त से लड़े, लेकिन जोंगवू चालाकी से कहता है, तुम बॉस हो, क्या तुम कछुए की तरह छिपोगे या क्या बेवकूफ। ये सुनते ही ताइयो गुस्से में आ जाता है, तौलिए से अपना चेहरा पोंछता है और उसे दोबारा पोंछने के लिए डोंगमिन को देता है, लेकिन डोंगमिन लेने से मना कर देता है। इसके बाद ताइयो अपनी शर्ट उतारता है और हयांग यू की जगह खुद लड़ने का फैसला करता है। ये जानकर कि उसका मौका आ गया है, जोंगवू आगे बढ़ने ही वाला होता है कि दू हायान उसे रोककर कहता है, मैं क्यों नहीं कर सकता। ये कहते ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दू हायान लगातार किक्स मारता है, लेकिन उनका कोई असर नहीं होता। ताइयो का शरीर पीपे जैसा मजबूत होता है। वो आसानी से दू हायान को गिरा देता है, जिससे वो जमीन पर लुढ़क जाता है और बस बचने की कोशिश करता रहता है। ताइयो की किक्स इतनी जोरदार होती हैं कि दू हायान को लगता है जैसे उसकी टांगे टूट जाएंगी और उसे बहुत दर्द होता है। खुद को संभालते हुए दू हायान कहता है, मैं अपनी इज्जत नहीं खो सकता, और फिर से हमला करता है। वो बेहतर तरीके से बचाव करता है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दू हायान कैपोएरा की हील किक से ताइयो को चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाला उसे बचा लेता है। ताइयो बिना रुके हमला करता रहता है और हर बार दू हायान पर लगने लगता है। तभी अचानक जोंगवू बीच में कूद पड़ता है और लड़ाई रोक देता है। वो अपनी खास एक घूंसे में ढेर करने वाली चाल चलाता है, जिसे ताइयो बचा नहीं पाता और वो जमीन पर गिरकर ढेर हो जाता है। ये सब देखकर सभी गैंग के लोग एक साथ टूट पड़ते हैं और खून खराबे वाली लड़ाई शुरू हो जाती है। भले ही उनकी संख्या ज्यादा होती है, लेकिन वे सब कमजोर होते हैं, इसलिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जाहिर है जोंगवू ताइयो को नहीं छोड़ेगा। ताइयो उसके लिए कुछ भी नहीं है और उसे छूने लायक भी नहीं है, इसलिए जोंगवू उसे पूरी तरह बेहोश कर देता है। एक लड़का
आता है और जोंगवू से पटक देता है। 2 लड़के आते हैं और जोंगवू दोनों को लात मार देता है। बाकी भाई भी बहुत जोश में आ जाते हैं और ऐसे लड़ते हैं जैसे उन्होंने पहले कभी लड़ाई ही न की हो। इन बदमाशों पर बिल्कुल दया न दिखाते हुए पांचों भाई गैंग के लोगों को बताते हैं कि किसी को डराना और सताना कैसा लगता है। ये देखकर डोंगमिन सोचता है कि भाग जाना ही सबसे अच्छा रास्ता है, लेकिन उसका भाई यू से रोक लेता है और दूसरों को डराने धमकाने के लिए उसकी जमकर पिटाई करता है। इसी दौरान युंजू को फोन आता है और वो खबर सुनते ही अपनी मोटरसाइकिल पर कूद पड़ती है। अपने बॉयफ्रेंड की चिंता में वो तेजी से वहां पहुंचती है और भीड़ को रोकने के लिए तुरंत पुलिस को खबर देती है। हालांकि दू हायान का ग्रुप ऊपर हाथ पा चुका होता है, लेकिन योंगटी लापरवाही से जमीन पर पड़े लोहे के पाइप से सिर पर जोरदार वार झेलता है, जिससे उसके सिर से बहुत खून बहने लगता है। हायांग यू कभी कभी जोंगवू की मदद करता है और अपने ही साथियों को मुक्का मार देता है। आखिरकार वे इन लोगों को पूरी तरह हरा देते हैं। पुलिस सायरन की आवाज सुनते ही गैंग के लोग ऐसे भागते हैं जैसे बिना ब्रेक के ढलान से टैंक लुढ़क रहे हों। ताई यो सबसे ज्यादा घायल होता है और योंगटी को भी गंभीर दिमागी चोट का खतरा होता है, इसलिए सब भाग नहीं पाते और कुछ को वहीं रुककर अंजाम भुगतना पड़ता है। हार से निराश दू हायान कहता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। तभी पुलिस पहुंच जाती है और सबको पुलिस वैन में डालकर थाने ले जाया जाता है। योंगटी को खास इलाज मिलता है और उसे हड्डी और ट्रॉमा सेंटर ले जाया जाता है। युंजू दौड़कर आती है और कहती है कि पुलिस बुलाने के लिए मुझे माफ कर दो। जोंगवू जवाब देता है कि कोई बात नहीं। थाने में एक पुलिस अधिकारी कहता है कि सबको जाने से पहले अपने माता पिता को फोन करके जमानत करवानी होगी, लेकिन जोंगवू हिम्मत दिखाते हुए खड़ा होता है और सारी जिम्मेदारी अपनी ऊपर ले लेता है। वो कहता है कि वहीं बैठे ताईयो के साथ लड़ाई मैंने ही तय की थी और इन लोगों को मैंने मजबूर किया था। अधिकारी कहता है, हीरो बनना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारे स्कूल में रिपोर्ट कर दूंगा। कुछ ही देर में प्रिंसिपल आता है और जोंगवू के ग्रुप के सारे भाई छोड़ दिए जाते हैं। तभी कचरा जैसा इंसान ताईयो का भाई भी वहां आ जाता है। वो एक सेलिब्रिटी होता है, इसलिए सब थोड़ा डर जाते हैं। वो कहता है, अरे छोटे गुंडे, तुम खुद को क्या समझते हो? और ये कहते हुए अपने ही भाई को थप्पड़ मार देता है। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल सबको पीछे से सजा देता है। सब ठीक चलता है जब तक दू हायान की बारी नहीं आती। वो झुकता ही नहीं, बल्कि दू हायान जिद करके अपनी गलती मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि इस पूरी लड़ाई का मास्टरमाइंड जोंगवू था। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है और प्रिंसिपल हैरान रह जाता है। इसी समय जोंगवू के पिता भी पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बेटा घर पर बहुत अच्छा रहता है, लेकिन वो घर कम ही आता है। मुझे नहीं पता स्कूल में क्या हुआ। प्रिंसिपल जवाब देता है कि जोंगवू ने खुद कबूल किया है कि उसी ने लड़ाई की योजना बनाई थी, जिसमें योंगटी नाम के छात्र को गंभीर दिमागी चोट आई है, इसलिए स्कूल जोंगवू को निकालने पर मजबूर है। बेहतर होगा कि स्कूल बोर्ड के फैसले से पहले आप उसे किसी और स्कूल में भेज दें। पिता अपने बेटे को चुपचाप देखकर कुछ नहीं कह पाते और वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद जोंगवू और उसके दोस्त योंगटी से मिलने जाते हैं, लेकिन दू हायान उन्हें देखना भी जरूरी नहीं समझता। खुशकिस्मती से योंगटी की चोट सिर्फ ऊपर की होती है, दिमागी चोट नहीं, इसलिए वो गैंग को हराने की खुशी में मुस्कुरा रहा होता है। जोंगवू दू हायान को फोन करता है, लेकिन वो कॉल उठाता भी नहीं और तुरंत काट देता है। अपने हॉस्टल में दू हायान जोंगवू को छत पर देखता है। जोंगवू उसे बैठकर बात करने के लिए बियर ऑफर करता है, लेकिन दू हायान मना करता है और कहता है, तुम मशहूर हो, तुम अच्छे हो, तुम सबसे बेहतर हो, फिर तुम मेरे जैसे हारने वाले को क्यों ढूंढ रहे हो? इतना कहकर दू हायान मुक्का मारता है। जोंगवू दूसरा मुक्का आने पर भी नहीं बचता। तभी वो कहता है कि मैं सियोल जाने की सोच रहा हूँ और फिर हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं मशहूर नहीं होना चाहता। बात बस इतनी है कि स्कूल के गुंडे बार बार मेरे पीछे पड़ जाते हैं और मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। मुझे स्कूल की हिंसा से नफरत है। मैं चाहता हूं कि तुम गैंग को खत्म करो ताकि सब शांति से रह सकें। दू हायान जवाब देता है कि मुझे भी ये बदमाश दूसरों को सताते हुए पसंद नहीं है, लेकिन मैं ये अपने तरीके से करूंगा। अगले दिन योंगटी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और वो स्कूल लौट आता है। जोंगवू उदास मन से अपने पिता के साथ कार में बैठता है। दोस्तों का ग्रुप अब 4 लोगों का रह जाता है, क्योंकि दू हायान खुद को अलग कर लेता है और पहले की तरह सबके साथ नहीं रहता। जब लगता है कि कहानी खत्म हो गई है, तभी पुसान में एक और ज्यादा बेरहम गुंडा सामने आता है। ये है सांगवा, सबसे बड़ी गैंग का बॉस। वो कर्ज वसूलने और अपने मकसद के लिए क्रूर तरीके अपनाने के लिए मशहूर है और पुराने गैंगस्टर भी उसका सम्मान करते हैं। अगले दिन ताई यो और डोंगमिन दोनों उसकी गैंग के अड्डे पर मदद और बदला लेने के लिए जाते हैं। सुंगवा कहता है कि तुम लोग सच में बेकार हो। दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी बड़ा बॉस सांगवा आ जाता है। वो कहता है, इन दोनों का क्या हाल है? क्या ये किसी फिल्म की शूटिंग करके आए हैं? ताई यो गुस्से में खड़ा होता है, लेकिन मार पड़ने के डर से तुरंत शांत हो जाता है। सांगवा कहता है, अरे अपना चेहरा पोंछना बंद करो और फिर वही तौलिया दूसरों को मत दो। हालात समझते हुए डोंगमिन एक लिफाफा निकालता है और सुंगवा को रिश्वत देता है ताकि मदद मिल सके। पैसे की ताकत से माहौल तुरंत बदल जाता है।
सुंगवा कहता है बताओ किसे निपटाना है, मैं मदद करूंगा। डोंगमिन कहता है दू हायन और जोंगवू। मैंने सुना है जोंगवू सियोल चला गया है, तो अब क्या करें। डोंगमिन सोच ही रहा होता है कि सुंगवा की गर्लफ्रेंड कहती है कि उसके पास एक योजना है। ये जानते हुए कि हायोंग यू दू हयून का करीबी दोस्त है, वे लोगों से अफवाह फैलवाते हैं कि पुल के नीचे सुरंग के आखिर में दू हयून की पिटाई हो रही है। हायोंग यू कुछ भाइयों के साथ मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। तभी अचानक उन पर एक समूह हमला कर देता है। मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागने के बाद वे हायोंग यू का फोन चुरा लेते हैं और उसके नाम से दू हयून को मैसेज भेजते हैं, जिसमें उसे पार्क में मिलने के लिए कहते हैं। स्कूल से निकलने के बाद भोला और भरोसा करने वाला दू हयून खाली पेट ही मिलने की जगह चला जाता है। पार्क में अचानक अंधेरा देखकर उसे शक होता है, तो वो अपने दोस्त को फोन करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक लाइटें जल जाती हैं। ध्यान से देखने पर वो देखता है कि सुंगवा अपने गुंडों के झुंड के साथ बैठा है। तुरंत गुंडे सामने आकर उसे घेर लेते हैं और उसे समझ आ जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। दू हयून पूछता है मेरा दोस्त कहाँ है। उसी समय गंदा डोंगमिन और ताई यो सामने आ जाते हैं। सुंगवा हायोंग यू का फोन निकालकर दू हयून के पैरों के पास फेंक देता है। दू हयून सब कुछ समझ जाता है। सुंगवा कहता है सुना है तुम स्कूल के सबसे अच्छे फाइटर्स में से एक हो। दू हयून हल्के से हंसता है और कहता है तो क्या, हम तुम्हें अस्पताल भेजने वाले हैं, समझे। गुंडे योजना के मुताबिक हमला करने की तैयारी करते हैं। उसी समय गैंग का कोई आदमी युनजू को मैसेज भेजता है कि दू हयून की बुरी तरह पिटाई होने वाली है। बुरी खबर मिलते ही युनजू तुरंत जोंगवू को मैसेज करती है, क्योंकि वही इसे पूरी तरह सुलझा सकता है। तुरंत वो गाड़ी तेज करती है, गियर बदलती है, यू टर्न लेती है और सीधे सियोल की तरफ अपने बॉयफ्रेंड को लेने निकल जाती है। पार्क में दर्जन भर गुंडे दू हयून को घेरकर हमला कर देते हैं। वो अकेला है, लेकिन उसके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। उसे लगा था कि वे बहुत मजबूत होंगे, लेकिन वे तो मिट्टी जैसे निकले। संख्या ज्यादा है लेकिन हुनर नहीं, सब कमजोर हैं। इसीलिए वो सबको जमीन पर गिरा देता है। लड़ते हुए वो इधर उधर घूमकर दुश्मनों को फैला देता है। फिर वो झूले वाली नाव पर चढ़ जाता है। मशीन के झूलने का फायदा उठाकर उसे नीचे वालों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी ऊपर आता है वो उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है। बड़े बॉस जानते हैं कि अभी उनका समय नहीं है, इसलिए वे आगे नहीं आते। दू हयून सीधे कूदता है और एक आदमी का सिर पास के घर की दीवार पर दे मारता है। जो भी रास्ते में आता है वो उस पर हमला करता है, लेकिन ये लोग जोंक से भी ज्यादा चिपकने वाले हैं। ये देखकर डोंगमिन उसका रास्ता रोक लेता है। एक पल की लापरवाही में दू हयून को जलते हुए कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर सारे गुंडे उस पर मक्खियों की तरह टूट पड़ते हैं और बिना दया के मारते हैं। वे खुद से बहुत खुश होते हैं। तभी लीडर सुंगवा उन्हें रुकने का आदेश देता है और कहता है कि दू हयून को मेरे सामने घसीट कर लाओ। दू हयून उठकर फिर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे फिर भी दया नहीं दिखाते। सबसे बुरा ये कि सुंगवा की गर्लफ्रेंड अपना सस्ता फोन निकालकर सेल्फी लेने लगती है और ऑनलाइन पोस्ट करने लगती है। दू हयून उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वे बस हंसते रहते हैं, शर्मिंदा नहीं होते। तभी फोटो खींचते वक्त अचानक उसके चेहरे पर एक बैन लगता है। उसे ऐसा ही मिलना चाहिए था। पता चलता है कि चारों भाई वहां पहुंच गए हैं। योंगटी कहता है तुम लोग संख्या के बल पर कमजोरों को सताते हो, तुम राक्षसों जैसे हो। उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, उल्टा वे खुश होकर कहते हैं अब मजा आएगा। फिर वो दू हयून को लात मारता है, उसके चेहरे पर पैर रखकर घमंड से कहता है जो भी इसे बचाना चाहता है उसे मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। तुरंत चारों भाई अपने अच्छे दोस्त को बचाने के लिए दौड़ते हैं। सब बहुत बहादुर और जोशीले हैं। सुंगवा के गुंडे पहले ही दू हयून से पिटकर थक चुके थे। योंग अपना खास हेडबट इस्तेमाल करता है। यूटू अपनी तेज मुक्कों से जो दिखता है उसे गिरा देता है। म्यांगा को लातों से लड़ना पसंद है। एक आदमी दू हयून पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हायोंग यू उसकी मदद के लिए आ जाता है। भाइयों के मजबूत रिश्ते से टीम और मजबूत हो जाती है। सब मुस्कुराते हैं, क्योंकि मुश्किल समय में भाइयों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा। अच्छे और बुरे समय को साथ बांटते हैं। लड़ाई अपने चरम पर होती है कि पीछे फेरिस व्हील अचानक चलने लगता है। सब 5 सेकंड के लिए जम जाते हैं। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि सामने युनजू की गैंग की लड़कियां दिखाई देती हैं। सुंगवा हंसकर कहता है अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तभी एक बड़ी मोटरसाइकिल की आवाज आती है। जोंगवू और युनजू उतरते हैं। जोंगवू बिना डरे अपने दुश्मन के पास से गुजरता है। एक गुंडा दौड़ कर आता है, लेकिन जोंगवू उसे एक पल में गिरा देता है। ये देखकर बाकी सब डर जाते हैं, क्योंकि जोंगवू की चालों से साबित हो जाता है कि वो बेजोड़ मास्टर है। जोंगवू बू हयून से कहता है उठो और लड़ो। फिर सुंगवा की तरफ देखकर शर्त रखता है अगर तुम हार गए तो बुराई करना छोड़ देना। स्कूल में हिंसा निंदनीय है, समझे। ये सुनकर सुंगवा हंसता है और कहता है ये पागल है। कौन सोचता कि जोंगवू सुंगवा का सामना करेगा। लेकिन वो तुरंत दू हयून को लड़ने के लिए बुलाता है। दू हयून जोंगवू की बात समझ जाता है और उसकी सुनता है। योंगटी पूछता है क्यों, तो जोंगवू समझाता है मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहूंगा। स्कूल की रक्षा के लिए उसे खुद सक्षम होना होगा। सुंगवा तुरंत हमला करता है और 3 साधारण चालों के बाद दू हयून फिर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो फिर से उठ खड़ा हो जाता है। नतीजा जो भी हो, वो सुंगवा का पैर पकड़कर लगातार मुक्के मारता है।
सुंगवा घूमते हुए दर्दनाक शोल्डर लॉक लगाता है। दू हयून लगातार लड़ने के लिए आगे बढ़ता रहता है। भले ही उसे भारी चोटें लगे, वो आखिरी सांस तक पूरी ताकत लगाता है। अचानक उसे कैपोएरा की तकनीकें याद आती हैं जो उसने सीखी थीं। जब वो उन्हें इस्तेमाल करता है तो वे काम करती हैं। सुंगवा उसकी चालें तोड़ नहीं पाता। दू हयून उड़कर आता है और सुंगवा की गर्दन पर लात मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। आखिरकार दू हयून जीत जाता है। ये देखकर सारे गुंडे भाग खड़े होते हैं। सिर्फ सुंगवा की गर्लफ्रेंड उसे ले जाने के लिए रह जाती है। डोंगमिन और ताइयो एक दूसरे को दोष देने लगते हैं और फिर भाग जाते हैं। जोंगवू सियोल गाटने वाला था। युनजू सबको साथ में फोटो खिंचवाने को कहती है जैसे पहले हुआ करता था, ताकि किसी के दिल में कोई कड़वाहट ना रहे। इस तरह दू हयून, जोंगवू और युनजू अब भी एक टीम रहते हैं। इसके बाद दू हयून की अगुवाई में पुसान में पहले जैसी स्कूल हिंसा फिर कभी नहीं हुई। देखने के लिए धन्यवाद।